इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है। इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट वन है और दूसरा पार्ट टू है, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इंटीग्रल कैलकुलस में। ये थ्योरी डेवलप की थी न्यूटन ने और लेबनीज ने। न्यूटन ने आमतौर पे जो थ्योरी डेवलप की उसको सिर्फ अपने तक रखा, वो शेयर नहीं किया उसने। और लेबनीज ने ये किया कि उसने जब थ्योरी डेवलप की तो वो शेयर भी की। तो इसलिए आमतौर पे ये एक इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि ये थ्योरी किसने डेवलप की है। तो बेसिकली न्यूटन और लेबनीज दोनों ने ये थ्योरी डेवलप की थी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये हमें कहता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। यानी जिस तरह से आपके पास एक नंबर होता है 2 और इसका इन्वर्स हमारे पास 1/2 है, तो आंसर 1 आ जाता है। यानी कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये रिजल्ट हमें ये कहता है कि जो डेरिवेटिव होता है और जो इंटीग्रेशन होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमें एक रिजल्ट मिल रहा होता है, जो अभी हम देखेंगे। लेकिन जाहिर बात है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड हम पहले देख लेते हैं कि ये थ्योरी डेवलप कैसे हुई है। हमने सीखा था कि जब रिमान सम का n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लें, k इज इक्वल टू 1 से n तक f ऑफ सी के डेल्टा x के, या इक्वल विड्थ के साथ ले सकते हैं रेक्टेंगल्स, या आप वेरिएबल लेंथ के साथ रेक्टेंगल ले सकते हैं। ये हमारे पास इक्वल होता है a टू b f ऑफ x dx। इसकी इंटरप्रिटेशन हमने ये की थी कि ये कहलाता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। यानी कोई कर्व है, अगर ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो यहाँ पर ये जो एरिया कहलाता है, ये एरिया अंडर द कर्व होता है। ये बनेगा a f ऑफ a, ये होगा b f ऑफ p, कुछ इस तरह से। इसको अगर मैं इस तरह से ख़त्म कर दूं तो ये होगा a टू b f ऑफ x dx। इसको हमने ज़हन में रखना है। अब थ्योरी कुछ इस तरह से है कि हम जब लिखते हैं a टू b f ऑफ x dx, तो अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर जो अपर लिमिट है, मैं नया ग्राफ बनाऊं, ये लोअर लिमिट में आता है पॉइंट, और जो ये वाला पॉइंट है ये अपर लिमिट में आता है। इसको हम कह देते हैं कि ये b है। सपोज के a और b के दरमियान मैं चाहता हूं कि अपर लिमिट जो है वो वेरिएबल रहे। यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये x है, तो हम लिख लेते हैं कि a टू x। ठीक है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास कर्व वही रहेगा। एरिया यहाँ तक था, ये अपर लिमिट फिक्स्ड होती है, हमने इसको वेरिएबल कर दिया है। तो जब ये वेरिएबल होगा, अपर लिमिट में x आएगा, तो हमें यहाँ पर कोई और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि x और x वो फिर एक साथ नहीं आ सकते। तो हम कहते हैं कि t जो है ये x एक्सिस हमारे पास t है। ठीक है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है? इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि हमारे पास एक एरिया आ रहा होगा, उस वो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये अगर एक्स यहाँ पर हो तो ये एरिया अंडर द कर्व होगा, और अगर एक्स मिसाल के तौर पे मैं चेंज कर दूं, ये अगर ए है, ये अगर बी है, और एक्स यहाँ पर आ जाए, तो हमारे पास ये एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। इसका मतलब है एक्स चेंज करने से एरिया हमारा चेंज हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो एरिया आएगा जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक, तो इसका नाम हम रख लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़नी है। हम इसे कह देते हैं कि ये दैट इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। यानी ये हमारे पास आंसर आ रहा है एफ ऑफ एक्स,
यानी कि ये हमारे पास आंसर आ रहा है एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो भी एरिया है वो चेंज होके एक्सचेंज होने से एरिया चेंज हो रहा है। इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे पास है, इसको और इसको आप हाईलाइट कर देते हैं, यानी ये आई होप कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब रिजल्ट ये है कि अगर मैं इस एरिया का डेरिवेटिव लूँ डी एफ बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, तो इसका आंसर आता है एफ ऑफ एक्स। बेसिकली मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ही लिख दिया है, लेकिन इसे अभी हम अंडरस्टैंड भी करते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं और x क्योंकि वेरिएबल है तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है कि ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है, इस t को आप रिप्लेस कर दें x से। अगर यहाँ x होगा तो आप यहाँ x लगा देंगे, अगर यहाँ फॉर एग्जांपल थीटा है तो यहाँ थीटा लगा देंगे, तो ये हमारे पास x आ जाएगा। ओके, अब ऐसा करें कि लेफ्ट हैंड साइड, या मैं लेफ्ट हैंड साइड को अभी नहीं देखता हूँ, ये डिफरेंशियल कैलकुलस में जो डेरिवेटिव है उसकी डेफिनेशन हम यहाँ लिख सकते हैं। आप कुछ इस तरह से देखिए, ये a है, ये b है, ये x है, और ये कोई जनरल सा कर्व मैंने बना दिया है समझाने के लिए। ये x आ जाएगा, तो ये अगर f ऑफ x है तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h वो x से नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, x में कुछ ऐड करेंगे, ये x है तो ये क्या बन जाएगा x प्लस h, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आप ले लें, और ये सारा जो ग्रीन बन जाएगा ये हमारे पास f ऑफ x प्लस h बन जाएगा। ठीक है, ये सारा हो जाएगा f ऑफ x प्लस h, तो ग्रीन वाला होगा f ऑफ x प्लस h, और जो ब्लू वाला हो ब्लैक वाला होगा ये हमारे पास होगा f ऑफ x। अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन में कर दूं, ये हमारे पास है a, ये है b, ये होगा x, ये होगा x प्लस h, तो ये होगा f ऑफ x, और यहाँ से यहाँ तक जो एरिया बनेगा वो होगा f ऑफ x प्लस h। तो जब आप f ऑफ x प्लस h सामने लिख देते हैं, f ऑफ x प्लस h को माइनस करेंगे f ऑफ x से, आप f ऑफ x प्लस h ये वाला और ये वाला जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये वाला एरिया बच रहा होगा। ठीक है, और इस एरिया को अगर आपने निकालना है तो इसकी विड्थ आप ले लें, विड्थ क्या होगी, हमारे पास आएगी h, क्योंकि विड्थ आप कैसे निकालते हैं, x प्लस h को माइनस करेंगे x से तो हमें मिल जाएगा h, और इसकी हाइट क्या होगी, हाइट आप यहाँ से फॉर एग्जांपल ले सकते हैं या यहाँ से ले सकते हैं, तो एक रेक्टेंगल की मर्जी है कि आप ये रेक्टेंगल ले सकते हैं या आप ये रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हाइट कहाँ से हमें मिल रही है, फंक्शन से मिल रही है, ये हो जाएगा एच एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, हम एच को डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ रहा होगा एफ ऑफ एक्स, और यही रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखा है कि डी एफ बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के, और ये एफ ऑफ डी एफ बाई डी एक्स कैसे मिल रहा है, ये हमें यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेके मिल रहा है। तो ये तो था मोटिवेशन हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का। अब इसका प्रूफ करने हम जाते हैं, प्रूफ हम करते हैं थ्योरम, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, थ्योरम ऑफ कैलकुलस
पार्ट 1, क्योंकि इसके 2 हिस्से हैं। स्टेटमेंट इसकी कुछ ऐसे है, इफ f is continuous on AB, then f of x a to b f of t dt, ये भी हमने देखा था कि मुझे यहाँ पर करेक्शन करनी है, x आ जाएगा तो ये एरिया कहलाएगा। यानी जब a से लिमिट a लोअर लिमिट हो और अपर लिमिट वेरिएबल हो और यहाँ कोई फंक्शन आए और उसको जब आप इंटीग्रेट करें तो हमें कोई फंक्शन मिल रहा होगा जो कि x होगा और वो एरिया होगा। is continuous on AB और ये डिफरेंशिएबल भी हो, एंड डिफरेंशिएबल ऑन AB, यानी f ऑफ x ये कॉन्टिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो, एंड its derivative is f of x, तो ये होगा f डैश x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स a to x f of t dt is equal to f of x। ये मेन रिजल्ट है इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 का। क्यों इम्पोर्टेंट है ये रिजल्ट? जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को आपस में कनेक्ट करता है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का रिजल्ट है, ये इंटीग्रेशन हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस का रिजल्ट है। तो आप देख रहे हैं कि जब इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें फंक्शन मिल रहा है, यानी हमारे पास ये चीज़ जब x पे डिपेंड कर रही है वो हमें आंसर मिल रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ लेट x and x plus h are in AB। डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइंड f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h, ये हम डिफाइन कर लेते हैं। क्यों हमने इसी को डिफाइन किया? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे f डैश x है और f डैश x का डिफरेंशियल कैलकुलस में डेफिनेशन कुछ ये होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। लेकिन अभी हमने लिमिट के बगैर लिखा है, लिमिट हम अप्लाई कर लेंगे। तो यही डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ये आ रहा होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 fx plus h minus f of x divided by h। लिमिट दोनों पे अप्लाई कर दें। लिमिट h approaches to 0 fx plus h over h minus limit h approaches to 0 f of x divided by h। डेफिनेशन अप्लाई कर दें। लिमिट h approaches to 0 1 by h को हम बाहर लेके जा सकते हैं, अभी बाहर लेकर चले जाएं। यहीं पे भी लिखा जा सकता है लेकिन अभी हम बाहर लेके जाते हैं। 1 over h एफ एक्स प्लस एच हमने कैसे डिफाइन किया था? हम डिफाइन कर लेते हैं, अभी हमने डिफाइन नहीं किया था, या क्वेश्चन में हमने डिफाइन किया हुआ है, थ्योरम में डिफाइन किया हुआ है, ये इसके इक्वल होता है। अगर एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया हुआ है ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी के, तो x की जगह पे अगर मैं x प्लस एच कर दूं, या मैं इसको ऐसे कर दूं, a अगर x प्लस एच हो तो इसका आंसर क्या आना चाहिए?
अगर यहाँ x था तो यहाँ x आना चाहिए, अगर x प्लस h है तो यहाँ पर fx प्लस h आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा a टू x प्लस h f ऑफ t dt माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दोनों h में बाहर ले गया हूँ अभी, a टू x f ऑफ t dt। इन दो इंटेग्रल्स को मैं कंबाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले हम लिमिट भी अलग कर लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a टू x प्लस h f ऑफ t dt प्लस, इसे मैं अगर अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दूं और लोअर को अपर कर दूं तो ये आ जाएगा x टू a f ऑफ t dt, और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द रूल्स ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल। तो ये आ जाएगा a टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और इन दोनों को कंबाइन कर दें। आप देख रहे हैं कि a टू x टू a f ऑफ t dt प्लस a टू x प्लस h f ऑफ t dt, इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। x टू a, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, x टू a f x टू x प्लस h होना चाहिए, x टू x प्लस h f ऑफ t dt। यहाँ हम अब लिमिट ले लेते हैं, 1 over h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 over h x टू x प्लस h f ऑफ t dt, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने याद रखनी है कि वो क्या है, f डैश x, और f डैश x को हमने f ऑफ x रखना है, वो प्रूफ करना है। अब मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या बताता है? मीन वैल्यू थ्योरम और हमें ये बताता है कि ये जो एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज की डेफिनेशन आ गई है। अगर हमारे पास हो a टू b, तो ये एवरेज कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, b माइनस a टू b f ऑफ x dx। अगर हमारे पास इंटरवल हो x से x प्लस h, क्योंकि ये x है और ये x प्लस h इंटरवल है, तो इस केस में b हो जाएगा x प्लस h, a हो जाएगा x, और a से लेकर ये हो जाएगा x प्लस h। ये हमने लिमिट चेंज करनी है, तो ये एवरेज ये बन जाता है फिर, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू ही आ रही है। तो जब एवरेज वैल्यू है तो मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है कि एवरेज वैल्यू का एक आंसर आता है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमारे पास था। बाय मीन वैल्यू थ्योरम फॉर c इन x and x plus h, we write x to x plus h f of t dt 1 over h, ये हमारे पास आ जाएगा f of c बाय मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, मीन वैल्यू थ्योरम यही कहता है कि जो एवरेज वैल्यू है वो, उसके लिए हमारे पास कोई c जो है वो किसी इंटरवल में हमें लाजमी मिलेगा, जहां पर फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही होगी। तो सूरत हाल कुछ ये हमारे पास बन गई। ये था x, ये था x प्लस h, कुछ इस तरह से, और c हमारे पास यहाँ पर है। तो इसको, ये जो जगह है, ये वाले जिसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वाले जो टर्म है, ये हमारे पास बाय मीन वैल्यू थ्योरम के ये इसके इक्वल आ जाएगी। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ x के बराबर आ जाएगा। f ऑफ x के बराबर ये कैसे आएगा? ओके, वो इस वजह से आएगा, मैं इसकी रीजन
पहले बता देता हूँ। अगर h अप्रोचेस टू 0 हो तो ये इंटरवल जो है ये छोटा होता जाएगा, तो c जो है वो इस तरफ होता जाएगा, क्योंकि c ने x और x प्लस h के दरमियान रहना है। ओके, इसने लेफ्ट साइड पे आना है। c अगर x प्लस h यहाँ आएगा तो c इस तरफ होता जाएगा, क्योंकि ये सैंडविच बना हुआ है दो वैल्यूज के दरमियान। तो एज h अप्रोचेस टू 0, x प्लस h किसको अप्रोच करेगा? ये अप्रोच करेगा, अगर h 0 हो तो ये x को अप्रोच करेगा। x प्लस h अप्रोचेस x, एंड ये जो c की वैल्यू है ये किस पे अप्रोच करेगी? क्योंकि ये सैंडविच है तो ये भी किसको अप्रोच करेगी? c अप्रोचेस x पे। तो इसका मतलब होगा कि c की जो वैल्यू है वो ये अगर f ऑफ c है तो ये f ऑफ c इस तरफ आता रहेगा, f ऑफ c। तो f ऑफ c किसको अप्रोच करेगा? f ऑफ x को। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ c जो है इसकी वैल्यू अप्रोच करेगी f ऑफ x को। ये इस तरह से मूव करता रहेगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है। और यही हमने पहले क्या किया कि एवरेज वैल्यू को f ऑफ c रख दिया, और फिर जब h अप्रोचेस टू 0 किया तो ये लॉजिक लगाते हुए f ऑफ c हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा। यानी कि f डैश x आ रहा था लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर h x to x plus h f of t dt, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये वाली क्वांटिटी हमारे पास आ रही थी f ऑफ c के बराबर, और ये लॉजिक लगाते हुए ये हमारे पास आ रहा है f ऑफ x के, यानी f डैश x किसके इक्वल हो जाएगा? f ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। और f ऑफ x को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ताकि f डैश x वहां पर हम ले सकें। ओके, तो f ऑफ x को कॉन्टिन्यूटी अभी तक हमने शो की है ओपन इंटरवल में। तो अगर आप यही कॉन्टिन्यूटी शो कर सकते हैं एंड पे भी, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी जो है आपने पूरे इंटरवल में देखनी है, एंड पॉइंट्स पे भी देखते हैं, आमतौर पे ओपन इंटरवल में देखते हैं। सिंस differentiability implies continuity. This shows f is continuous on AB। यहाँ पर continuous है। अब हमने अगर ये continuous प्रूफ करना है कि एंड पे भी हो, तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, प्रूफ खुद ही शो कर लें। टू कंप्लीट द प्रूफ you can show, yeah, we can show that f is continuous at x is equal to a and b। ये भी हम शो कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास थ्योरम था, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1। एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपको इस पे करवाना चाह रहा हूँ ताकि हम ये देख सकें कि ये कब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहाँ पर फेल हो जाता है। एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल हम कहते हैं कि लेट f of x is equal to 1 to 2 if x is less than 0, if x is greater than or equal to 0। यानी हमें ये पता तो चल गया कि अगर कोई कंडीशन
इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की होल्ड ना करे तो ये थ्योरम फेल हो जाता है। हम कहते हैं कि फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं अगर हो तो फिर ये फेल हो जाएगा थ्योरम। तो इसको एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूस है। एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x is equal to 0। एफ ऑफ एक्स हमारे पास होगा इस केस में 0 से लेकर x तक एफ ऑफ टी डी टी। एक्स की वैल्यू नेगेटिव साइड पे भी है और पॉजिटिव साइड पे भी है। तो आप देख रहे हैं 0 से x, जब x नेगेटिव होगा तो 0 से -1 या 0 से -2 हम लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। फॉर x अगर लेस देन 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। लेस देन 0 है तो 1 है। ये किस इंटरवल में होगा? थ्रू आउट 0 to x, यानी कि x 0 से नेगेटिव साइड पे होगा तो 0 से -1 हो सकता है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 to 0, या आप लिख सकते हैं कि x to 0 when x is less than 0, क्योंकि इंटरवल जो लिखा जाता है पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है फिर बड़ी वैल्यू लिखी जाती है। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x 0 to x, f ऑफ t 1 आ जाएगा dt। अब अल्दो के x की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन इसका आंसर सेम ही आएगा। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा 0 to x, तो इसका आंसर आ जाएगा x, यानी एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। अभी मैंने ये जो चीज लिखी है ये बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2 है। तो हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि इसका आंसर लिख के बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसकी जगह पे हम यहाँ पर x लिख रहे हैं। ठीक है, f ऑफ x आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर हमने x लिख दिया, f ऑफ x का आंसर x आ गया। फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, f ऑफ t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2 थ्रू आउट 0 to x। ग्रेटर देन 0 है तो आंसर 2 आएगा। तो f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x 0 to x 2 dt, और ये आ जाएगा 2x। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो बन रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू, एक जगह x आ रहा है if x is लेस देन 0, दूसरी जगह आ रहा है 2x if x is ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फंक्शन ये बन रहा है, ये f ऑफ x था 1 और 2, और f ऑफ x क्या बन रहा है? x और 2x। इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें, f डैश x is 1 if x is less than 0, f dash x is 2 if x is greater than 0। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा ओपन इंटरवल पे होता है। f ऑफ x देख सकते हैं, f ऑफ x is not differentiable at x is equal to 0, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड पे वैल्यू 1 है, 0 के राइट साइड पे वैल्यू 2 है, और ये इसकी वैल्यू x0 पे एक जैसी नहीं आ रही है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इस पे नहीं अप्लाई कर सकते। कुछ और डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप ये देख सकते हैं कि अगर x लेस देन 0 है तो f डैश x इज 1, जो कि बनता है f ऑफ x। यहाँ पर थ्योरम होल्ड करता है। ठीक है, अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या सिर्फ ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, तो f डैश x हमारे पास आता है 2, और ये किसके इक्वल था? f ऑफ x के। यानी आप देख रहे हैं इसका जब डेरिवेटिव लिया एक 1 आंसर आ रहा है, एक 2 आंसर आ रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आंसर 1 और 2 आ रहे हैं हमारे पास। ओके, तो यहाँ तो थ्योरम होल्ड करता है, थ्योरम होल्ड करता है। यानी ये जो वैल्यूज आ रही हैं
1 और 2, ये 1 ये लेस देन 0 के लिए आ रही हैं, तो यहाँ थ्योरम होल्ड करता है क्योंकि फंक्शन लेस देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूस है। x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन जो है वो 2 आंसर आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू 2 ही है, तो यहाँ भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, होल्ड करता है। लेकिन एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें फंक्शन f डैश x f ऑफ x नहीं मिलेगा, सिंस f डैश x does not exist as theorem fails at x is equal to 0। तो ये एक डिस्कशन थी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जिसे पार्ट 1 कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।